मैं जब इस शो को करने के लिए आ रहा था तो रास्ते में एक मित्र से मुलाकात हुई। दरअसल वो शेयर बाजार में थोड़े बहुत पैसे लगाते रहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर है। मैंने वैसे पूछा क्या हाल चाल है, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया है जी। मैंने क्यों, पैसा शेयर बाजार से निकाल लिए थे क्या? नहीं, मैं लगा रखा अभी भी। तब फिर हाल बढ़िया कैसे, आपको तो मायूस होना चाहिए। तो उन्होंने बड़े अच्छे बात कही कि नहीं सवेरा तो कभी ना कभी होगा जी। तो दरअसल ये है हमारे भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स की स्पिरिट। अब इस स्पिरिट को शेयर बाजार नहीं समझ पाता तो हम क्या कर सकते हैं। अब आमतौर पर मैं शो में आता हूँ तो कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ कि गेस्ट से क्या बातें करनी है, कुछ रिसर्च कर लेता हूँ। लेकिन जो बाज़ार की हालत देखी ना तो मैंने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं। मैंने कहा कि अब इसमें कुछ सोचने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जहाँ से हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से बाज़ार की गिरावट शुरू हो जाती है। मैंने बगैर किसी तैयारी के चलाया कि आखिर जानूँ कि जो हमारे बाज़ार के दिग्गज लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ जो दिग्गज इस बार शो में जुड़ रहे हैं उसमें पाइपर सरिका के फाउंडर हैं और फंड मैनेजर हैं अभय अग्रवाल साहब, रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं अभिषेक अग्रवाल साहब, SW कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन जी हैं, और मार्केट एक्सपर्ट और हमेशा मुस्कुराते हुए सकारात्मक रुख लेकर चलने वाले हमारे साथ सुनील सुवर्णम साहब हैं। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे पास सवाल वाल है नहीं, पहले साफ कर दूं तो आप लोग को जो मन में आप बोलिएगा। तो शुरुआत में सुनील जी से करूंगा। सुनील जी, बाजार देख रहे होते हैं कि नहीं आजकल आप? नहीं, जरूर देख रहा हूँ। और क्या है कि देखिए, ये जो डाउनफॉल है इन द मार्केट, मैं सरप्राइज नहीं हूँ। बिकॉज आप देखिए तो पूरे वर्ल्ड के देश के अंदर एक ही देश का बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ है एज अ देश, मार्केट को छोड़िए, वो है भारत। कारण यह है कि 85% तेल हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें से 40-45% हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए आता है। और ड्यूरिंग द वॉर क्या हुआ कि हमारी जो LNG सप्लाई के लिए कतार के टर्मिनल, उस पे ऊपर वॉर हुआ है, उसमें 2.5-3 साल लगेंगे वापस आने में। तो हमारी देश के लिए दिक्कतें कई जगह पे हो रही है। एक तो सप्लाई ऑफ क्रूड एंड गैस के ऊपर है, सेकंड जो दाम पे बिक रहा है, तीसरा है ये दाम पेट्रोल का बढ़ने के कारण करेंसी भी वीकन हो रही है। बिकॉज उसका नेचुरल आउटफ्लोस, हमारी नेट ट्रेड डेफिसिट है, तो हम इंपोर्ट करेंगे तो नेचुरली उसका असर भी पड़ रहा है इन एडिशन टू FII फ्लोस। तो नेचुरली जब तक वॉर की स्थिति में, खास करके हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति में क्लैरिटी नहीं आती है और तेल का दाम धमते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि कितना भी सम डेज रिकवरी हुआ था, तेल का दाम 96-98 तक ही गया था। बट हमारे लिए तो $70 का तेल में इकोनॉमी बिल्ड हुई है। तो अगर ये $100 से आज तो 110 पे पार करेगी, $100 पे भी रहती 3-4 महीने के लिए, तो असर तो भयंकर होगा। और नहीं तो वही तो सवाल मेरा ले दे के सवाल वही है। ले दे के सवाल सुनील जी वही है कि जब बाजार की हालत इतनी, जब चौतरफा हालात इतने खराब हैं तो बाजार में आप देख क्या रहे होते हैं? नहीं देख रहा हूं मैं अपना कैश में 1% हर दिन डिप्लॉय कर रहा हूं। अच्छा, हर दिन जो 1% मैंने डाल नहीं, देते हैं? सुन लीजिए भाई, आप लोगों के पास में कैश पड़ा हो तो सुनील जी की सलाह पे 1% हर दिन डालते रहिए। 1% ऑफ योर कैश, हाँ, नहीं तो मतलब 100 दिन तक ऐसी स्थिति रहने वाले, 100 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं, हर दिन ऐसे डालते रहे 1%। हाँ बिल्कुल, मेरा मानना वही है। क्योंकि देखिए, ट्रम्प की जो चाल थी कि 5 दिन का मोहरत, 6 अप्रैल तक मोहरत, ये रियली सॉल्व करने की कोशिश नहीं है। ये उस बीच में ट्रूप्स को उधर भेज रहे हैं। तो ये वो जो ट्वीट्स होती है उस पर मेरा 1% भी भरोसा नहीं है कि अल्टीमेटली उनका जो मकसद है कि ईरान अच्छी को बात है। ट्रम्प साहब हिंदी नहीं समझते होंगे तो शायद आपकी बात सुन नहीं रहे होंगे, उन्हें पता चला कोई मिसाइल इधर उधर ना घुमा दें, तो अच्छे वो सुन भी नहीं रहे होंगे। पंकज जैन साहब, सुनील जी कह रहे हैं कि हर दिन 1% डालता हूं, यानी 100 दिन तक जो है अपना टारगेट बांध रखा है इन्होंने। आप क्या कर रहे हैं बाजार में? नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो, हम काफ़ी दिनों से, आई वुड से पिछले 2-3 महीने से तो काफ़ी मेंटेन ऐसा स्टैंस कर रहे हैं कि 2026 इज़ अ टफ ईयर। ठीक है, जो ये गल्फ वॉर सिनेरियो है दैट्स हैपेंड इन लास्ट 3-4 वीक्स, इसका किसी को अंदेशा या आभास नहीं था। एंड आई थिंक ठीक है, इस पर बहुत डिस्कशन हुई है। दिस सीम्स टू बी अ अनवांटेड फोर्स वॉर ऑन द गल्फ, और उसका खामियाजा पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ रहा है। एंड कंट्रीज़ लाइक इंडिया आई थिंक क्रॉस फायर में आ गई हैं, जहाँ पर बहुत मेजर आई थिंक एक कंसर्न
ऑयल को लेके 80% हम इंपोर्ट करते हैं। और उससे एक और बहुत बड़ी चिंता है, जो गल्फ़ में हमारे मित्रगण, जो दोस्त लोग या हमारे सिटीजन्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए ऑलमोस्ट करीब 80 से 90 लाख लोग इंडियन ओरिजिन के गल्फ़ में काम करते हैं, जो करीब 40 से 45 बिलियन डॉलर एवरेजली रेमिटेंस देते हैं इंडिया को एनुअली। सो काफ़ी सारी समीकरण एकदम काफ़ी डिफरेंट हो गए हैं। इससे अगर हम देखें, आई वॉज टॉकिंग टू समबडी, वो कह रहा था कि जब हमारा टैरिफ एग्रीमेंट नहीं हुआ था, when we were getting crude at about $60-65 from Russia, आई थिंक बहुत अच्छे थे, वो भी चला गया, ये नया आया, एंड इट्स ऑल अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें एक सेंटेंस है कि दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और हम जो अपने क्लाइंट्स को एक जो सलाह दे रहे हैं कि भाई आई थिंक लेट्स प्रोटेक्ट आवर कैपिटल, इस तरह के एनवायरनमेंट में, इस तरह की वॉलेटिलिटी में, इस तरह के हाई बीटा नेचर में देखें जिस तरह से वॉलेटिलिटी चल रही है, इट्स मोर प्रूडेंट टू प्रोटेक्ट द कैपिटल। ठीक है, थोड़ी बहुत निबलिंग करते रहिए, जो बहुत अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हैंगे, क्वालिटी सेक्टर्स हैंगे, जहाँ हमें भी मालूम है वंस दिस सेटल्स डाउन उतने ही तरह उभर के भी आएंगे। नॉट टू फॉरगेट, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, जैसे पोस्ट लीमैन, जब भी लीमैन के बाद अगले 1-1.5-2 साल में करीब 55 से 60 बिलियन डॉलर एफआईज का इंडियन मार्केट्स में आया था। ड्यूरिंग द कोविड फेज, वंस कोविड फेज वाज एबिंग, करीब 35 से 40 बिलियन डॉलर्स इंडियन मार्केट्स में आया था। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए, आजकल जिस तरह के आप देख रहे हैं, मार्च का महीना, आई थिंक इट्स बीन वेरी 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 काइंड ऑफ अ स्लॉपी मंथ। करीब 95,000 करोड़ रुपए एफआईज ने मार्च के महीने में निकाल लिया है। एंड जो पिछले 3 महीने में निकाला है, फरवरी थोड़ा सा बेटर महीना था, पिछले 3 महीने में जितना निकाला है ऑलमोस्ट उतना 2025 में पूरे में निकाला था। सो इट्स बीन अ वेरी वेरी टफ इन्वायरमेंट फॉर इंडियन मार्केट्स पिछले 15-20 महीने की अगर हम बात करें। और अभी भी हमारी करीब 19x या 20x पे मार्केट की वैल्यूएशन चल रही है। काफ़ी का ये मानना है कि अभी भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा चीप नहीं है हमारी विज़ अदर इमर्जिंग मार्केट्स। सो सिनेरियो टफ है, मतलब टू सम इट अप, आई थिंक सिनेरियो टफ है। इमीडिएटली आई डोंट एक्सपेक्ट एनी वी शेप काइंड ऑफ रिकवरी। ठीक है, अगर वॉर में एक थमाव आता है, जेन्युइन ट्रूस आता है, जेन्युइन सीजफायर आती है, तो एक पुल बैक आएगा, एक पुल बैक आएगा, एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। पंकज जैन सर, मैं वहां तक जा ही नहीं रहा हूं, मुझे तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि अभी क्या करें जब तक वॉर खत्म नहीं हो रहा है। चुपचाप से अपना कुछ एंटरटेनमेंट चैनल देखा जाए, बाजार छोड़ दिया जाए, पोर्टफोलियो देखना बंद कर दिया जाए, लगाना बंद कर दिया जाए, फिर कुछ करते रहना चाहिए? आप क्या कर रहे हैं, बता दीजिए। नहीं, एंटरटेनमेंट की कोशिश कर रहे हैं लक्ष्मण जी, और एंटरटेनमेंट के लिए अगर हम धुरंधर टाइप पिक्चर देखने जाते हैं तो वहाँ भी वायलेंस और सेमी वॉर सिनेरियो देखने को मिलता हैगा। सो आई थिंक टू बी ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक वी आर मोर ऑन अ कैपिटल प्रोटेक्शन साइड। काफ़ी निबलिंग मार्केट में हो चुकी है, अभी भी डीपर करेक्शन पे वी हैव आइडेंटिफाइड फ्यू सेक्टर्स, वी हैव आइडेंटिफाइड लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक जो हम रिकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। बट बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग, एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए हम अपने क्लाइंट्स को मना कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि लेट द थिंग सेटल डाउन, इट्स बेटर टू एंटर द मार्केट एग्रेसिवली एट +5%, बट लेट द थिंग्स कूल डाउन एंड सेटल डाउन। अच्छा, मतलब अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि अभी और कितना नीचे गिरेगा, इसीलिए अभी बहुत हड़बड़ी में बाइंग मत करो, हड़बड़ी में पैसा मत, अच्छा इतना गिरेगा तो इतना पैसा लगा देते हैं जी, वो सब नहीं करना है। चुपचाप से बैठे, जो उठना शुरू होगा भले ही 5% बाद ही करेंगे, लेकिन तब पैसा लगाएंगे। क्यों अभिषेक जी, आप भी यही मत लेके चल रहे हैं या फिर आप कुछ अलग स्ट्रेटजी अपनाए हुए? देखिए लक्ष्मण जी, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रखी है कि अभी हाल फिलहाल में होली चली गई है, मगर मार्केट भूल चुका है कि होली जा चुकी है। तो ये होली का फेस्टिवल अभी भी जो है हमारे मार्केट में कंटिन्यू हो रहा है। और अच्छा, आप होली का मतलब लाल रंग से मान के चल रहे हैं? हाँ, मतलब अब चारों तरफ लाल ही लाल दिख रहा है। मतलब अभी तो मैं आपके चैनल पे भी देख रहा हूँ। नहीं, होली में हरा रंग भी चलता है, आप बता दें आपको। अब मैं उम्मीद उसी से भरोसे में हूँ कि मार्केट वो रिकॉग्नाइज करे कि एक ही कलर नहीं है होली के। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब ये हरा जो रंग है वो बहुत ही जल्दी मार्केट में दिखे। मगर अब ये प्रेयर से मार्केट नहीं चलता है, तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ चलते हैं आगे, क्योंकि डेटा के बिना तो कुछ डिस्कस करना बेकार है। बिल्कुल हमारे मार्केट में ब्रॉडली एक करेक्टिव फेज में हम थे, मगर इससे पहले जितनी भी कोई वॉर हुई या कोई भी एक तरह का संकट आया दुनिया में, तो हमने उसे एक अपॉर्चुनिस्टिक वे में प्ले करते हुए, अपने आप को बचाते हुए, हमारे मार्केट ने एफआई के कंटिन्यू सेलिंग के बावजूद डीआई के भरोसे एक लेवल तक अपने आप को सस्टेन रखा।
मगर 28 फेब के वॉर के बाद जो कि शुरू हुआ उस दिन से, उसके बाद जो ये फैब्रिक हमारा बदल गया है वो एक रियली कंसर्निंग है। बिकॉज यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि हमारे यहाँ पे जो एक मोमेंटम बना हुआ था तेजी का, हालांकि उस मोमेंटम में गिरावट थी मगर ब्रेकडाउन नहीं था, और वो ब्रेकडाउन 28 फेब के बाद के वॉर से हम देख रहे हैं, जहां पे आप देख लीजिए मोटा मोटा $12 बिलियन का तो FIA ने तो माल ही बेच दिया है एक ही महीने में। उसके अलावा अगर हम देखें $100 के ऊपर क्रूड जा चुका है, जबकि $80 के आसपास उस समय एक महीने पहले ये रेट चल रहा था। 94.8 के आसपास तो हमारी करेंसी आ गई है। एंड उस तरह से हम देखें तो हम एक एनर्जी क्राइसिस में है जो कि इंडिया के लिए एक रियल थिंग है। तो दो चीज है, इससे पहले भी एक जमाना था जब क्रूड ऑयल $120 के ऊपर ट्रेड करता था, एक हाई उन्होंने $140-145 भी किया हुआ है, ये बहुत पास्ट की बात है, इन दिनों की बात नहीं है। मगर उस समय ये था कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खरीदिए और आप आपका सिस्टम चलाइए। अभी क्या सिचुएशन है कि बात $100 की नहीं है, बात है कि क्या आपके पास कंसिस्टेंट सप्लाई आ रही है। तो एक लॉजिस्टिक चैलेंज जो हो रखा है, जिसके वजह से हमारे यहाँ पे जो हमारा इंपोर्ट है वो एक अटक रहा है, और हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है जो कि मैन्युफैक्चरिंग लेड जो भी कंपनीज है, या ऑयल मार्केटिंग कंपनी ले लीजिए या फिर अदरवाइज गैस के ले लीजिए, ये सारी कंपनियां जो है वो डेफिनेटली डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रही है। प्लस जो रेगुलर कंज्यूमर है, जो हमारे जैसे डे टू डे हम लोग यूज करते हैं, वो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो GDP पे है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारे इन्फ्लेशन पे आएगा, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है फिस्कल डेफिसिट पे आएगा, जो कि एक डिसिप्लिन जो हमारी गवर्नमेंट इतने समय से मेंटेन कर रही थी, अनफॉर्चुनेटली अब इस सिनेरियो की वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी थोड़ी बहुत बची थी वो भी जा चुकी है। तो ये कलेक्टिव जो चीजें हैं उसी को ही ये मार्केट हमारा जो है दर्शा रहा है। तो ये जो रैशनल, ये इरैशनल सेलिंग नहीं है। अगर कईयों को लगता होगा कि मार्केट इरैशनली बिहेव कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट कहीं पे भी इरैशनल बिहेव कर रहा है। मार्केट शॉर्ट टर्म जो अभी सिचुएशन चल रही है उसको प्राइसिंग कर रहा है। तो अब यहाँ पे 1 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा, अर्निंग की विजिबिलिटी कितनी बड़ी होगी, लॉन्ग टर्म में पैसे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये सब कोई सब भूल चुके हैं। अब हम सब के सब बाय डिफैक्टो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो चुके हैं, मगर लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर अब भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रोज रोज पोर्टफोलियो में हम करेक्शन देख रहे हैं। इस सिनेरियो में लॉन्ग टर्म विजन पे क्या कर रहे हैं। यस, अपनी बात पूरी कर, फिर मैं एक सवाल लेकर आऊंगा आपके पास। हाँ, ये जो पॉइंट आपने कहा कि अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इस समय स्टेटस को पे बैठने का समय नहीं है, मगर ये ऐसा समय भी नहीं है कि आप पूरी तरह से मार्केट से निकल जाए, एग्जिट ले ले, भरोसा आपका खत्म हो गया, वैसा नहीं है। ये समय वो समय है जो कि एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टर बनाता है, पेशेंस, ठीक है। दूसरी बात, सिलेक्शन, आपको अब अपने पोर्टफोलियो में सिलेक्शन लेके आना होगा कि सपोज आपके पास 2 स्टॉक्स है, दोनों स्टॉक 50% करेक्ट हो चुके हैं, अब इसमें से किस में निकल के या तो हम कंसोलिडेट एक शेयर में करें, या फिर जिसकी बेटर डिफेंसिबिलिटी है अर्निंग्स की डिस्पाइट ऑल दिस, उस स्टॉक में मूव कर जाए। तो ये सारी जो है एक डिसिप्लिन टफ कॉल्स होंगे, जिसकी वजह से जब मार्केट बाउंस बैक होगा तो कितनी जल्दी पोर्टफोलियो रिकवर करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा। एक कि अभी आप क्या एवरेज कर पा रहे हैं, आप और इंफ्यूज करना चाह रहे हैं, या बी जो आपके पास है और आपके पास नए पैसे नहीं है, तो क्या आप पुअर क्वालिटी स्टॉक या जो ज्यादा अफेक्टेड है इस तरह के सिनेरियो से, उससे निकल के एक बेटर क्वालिटी स्टॉक में मूव कर जाए। इसके बिना मुझे नहीं लगता कि और कुछ ऐसा करने जैसा अभी का मार्केट हमें अलाउ करेगा जहां इतनी हाई वॉलेटिलिटी। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट कहा कि अभी पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, और थोड़ा सा सिलेक्शन वाला फॉर्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई मान ले जो स्टॉक आपको लगता है कि गिर गए हैं ठीक ठाक और जिसमें उठने की संभावना थोड़ी सी कम है, उस तेजी से नहीं उठेंगे तो उसको बेच के निकलिए, जहाँ पे संभावना ज़्यादा है वहाँ पे चले जाइए। लेकिन 2-3 चीज़ें आपने कही, इसी को लेकर आगे मैं बढ़ूंगा। अभय अग्रवाल साहब, अभिषेक जी ने कहा, बाकी लोग भी, कि एक कह रहे हैं कि अब लॉन्ग टर्म में पता नहीं चल रहा है क्या होगा। मैं जानना चाहता हूँ क्यों नहीं पता चल रहा है। मुझे तो दिख रहा है कि आप एक्साइज ड्यूटी घटा दिए, आपका टैक्स कलेक्शन कम होगा, फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर आपको दिक्कत होगी, सारे इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो रहा है, आपका GDP ग्रोथ पर असर पड़ेगा, एक्सपोर्ट पर असर पड़ रहा है, आपका CAD बढ़ जाएगा। तो ये सब दिख रहा है ना, तो इसमें दिक्कत क्या है? लॉन्ग टर्म क्यों नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी लक्ष्मण जी। देखिए, और जैसा अभिषेक ने कहा कि ये मार्केट बड़ा इंटेलिजेंटली प्राइस कर रहा है इस समय। जब से आप देखें ट्रंप आए हैं, हर हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने कोई ना कोई नया बवाल, अगर मैं कह सकूं, होता रहता है, और एक चीज संभलती नहीं है, दूसरी आ जाती है। तो हम एक ग्लोबली एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां पे बहुत अनसर्टेनिटी है, और मुझे नहीं लगता कि अगले
जब तक ट्रम्प है पावर में, कि मार्केट्स में कोई भी सर्टेनिटी आएगी किसी तरह की, सिर्फ इंडिया की नहीं, ग्लोबल मार्केट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और इस एनवायरनमेंट में जो एक चीज होती है वो है कि रिस्क जो है वो इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में कम करने लगते हैं। जैसे अभी पंकज जी ने कहा कि हम डिफेंसिबिलिटी बढ़ाने की एडवाइस कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ लक्ष्मण जी, कि ग्लोबली सारे इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि जो रिस्क है उसको कम करो और डिफेंसिबिलिटी बढ़ाओ, कैपिटल प्रोटेक्ट करो। अब जब सब ये करने लगते हैं तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट सारे रिस्क मार्केट्स पे आता है, जिसमें इंडियन स्टॉक मार्केट भी एक मार्केट है। और ये जो हमने देखा है एफपीआईज की सेलिंग, लक्ष्मण जी, ये एक कैपिटुलेशन से कम नहीं है, कि किसी भी प्राइस पे वो सेलिंग चल रही है, चाहे मार्केट 200 पॉइंट ऊपर हो, निफ्टी 500 पॉइंट नीचे हो, वो सेलिंग कंसिस्टेंट है। और उनको भी मैं दोष नहीं देता हूं, क्योंकि आप देखिए हमारे जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, अगर मैं नाम लूं, मेरे कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, पर आप इन्फोसिस का एडीआर देखें, 30% डाउन है वो एडीआर 5 साल में। आप एचडीएफसी बैंक देखें, 20% डाउन है वो। तो एक ग्रोथ मार्केट है जो इंडिया जिसको हम कहते हैं, उसमें आपके जो लीडिंग स्टॉक्स हैं वो 5-5 साल 5 साल में देखें 20% 30% डाउन है। तो ऑब्वियसली एक फंडामेंटल रीजन भी है। और वो रीजन जो आपने कहा लक्ष्मण जी, जब आपने सवाल पूछा, कि वो एकदम ठीक बात है कि लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इस समय इंडिया के मैक्रो स्टेबिलिटी को भी, कि हम कितना प्रेशर संभाल पाएंगे। कहीं ना कहीं तो इसका इम्पैक्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि हम ग्लोबल करेंसी प्रिंट कर रहे हैं, इंडियन रुपी प्रिंट कर रहे हैं जो कन्वर्टेबल भी नहीं है। तो ये तो बातें हुई कि आपको क्यों कॉशियस रहना चाहिए। पर मैं दूसरी तरफ, जो आपका बड़ा सवाल था कि इन्वेस्टर्स क्या करें, देखिए हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी भी होती है। वो अपॉर्चुनिटी उस समय नहीं दिखती है, वो बाद में जाके पता चलता है कि क्या अपॉर्चुनिटी थी। मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी ये है कि जो जैसे जैसे रुपया वीक होता जाएगा, $100 के, $100 पर डॉलर की तरफ जाता जाएगा, जो आत्मनिर्भर भारत की जो थीम है, जो सरकार ने काफी समय से पुश करी है पिछले 10 साल से, पीएलआई स्कीम के थ्रू और अदर स्कीम्स के थ्रू, मुझे लगता है उसमें बहुत फोकस आएगा। क्योंकि आपको अब ऑप्शन नहीं है कि आप इंपोर्ट जितना कम करें, उतना सरकार चाहेगी कि जितना हम देश में बना सकें। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि काफी उसमें एक सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट्स आएंगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक कैपेक्स को बढ़ाने की। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के पास, जो अभी भी देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज अपने लिए। दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट कंपनीज हैं हमारी, लक्ष्मण जी, ये नहीं भूलना चाहिए कि देखिए आप रुपया वीक हो रहा है तो हमारे जो एक्सपोर्ट कंपनीज हैं जो बढ़ा रहे हैं अपना एक्सपोर्ट्स, उनके लिए फायदा भी है। तो अपॉर्चुनिटीज हैं लक्ष्मण जी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। पर इन्वेस्टर्स को ये बात, जैसे सभी पैनलिस्ट ने कहा, कि पेशेंस अब ये डिसाइड करेगा कि आप इन्वेस्टर हैं कि नहीं, कि आप डेली मार्केट को देख के डर रहे हैं, रोज ट्रेड कर रहे हैं, कभी बेच रहे हैं, कभी खरीद रहे हैं, या बड़ा टैक्टिकली अपॉर्चुनिटी ढूंढ के उसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस नजरिए से कि चलिए साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल में तो आपको बेटर देन एनी अदर एसेट क्लास रिटर्न मिलेगी। तो मेरा व्यू यही है लक्ष्मण जी, कि आपको बिल्कुल अंडर एलोकेट नहीं होना चाहिए इस मार्केट में, किसी को भी एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए, पर अपॉर्चुनिटीज हैं और उनको परस्यू करना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे पूछूं, फिर सुनील जी आपके पास आऊँगा। अभय अग्रवाल साहब, कि पीएम ने कहा एक बड़ी चीज़ कि भाई अभी कोविड लाइक सिचुएशन है, तो मैं ठीक है, सरकार अपना क्या करेगी, जनता को क्या करना हो उसको अलग रखा जाए अभी फिलहाल। लेकिन बाजार के लिए अगर कहें कोविड लाइक सिचुएशन है, तो वो कौन से स्ट्रेटजी जो कोविड के दौरान इन्वेस्टर्स ने अपनाया था और अभी वही स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, या फिर कौन से स्ट्रेटजी कोविड के दौरान अपनाया था उसको अभी नहीं अपनाना चाहिए? देखिए, कोविड एक बहुत ही अलग सिचुएशन थी, क्योंकि वहां पे क्या होता है, लॉकडाउन था, आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। अभी गनीमत है ऐसी सिचुएशन नहीं है, और मैं चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन कभी आए भी ना। पर उस टाइम क्या हुआ था कि हमने भी चर्न किया था काफी जो स्टॉक्स थे हमारे पोर्टफोलियो में, जो कि एंटरटेनमेंट या डाइनिंग या ऐसे जो आउटडोर एक्टिविटी के थे, ट्रैवल के थे, उनको निकाल के डिजिटल ओरिएंटेड कंपनीज में फोकस किया था, और उससे काफी फायदा हुआ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, फिर से आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, जो मेरे को एक मौका मिला फिर से बताने का, कि उस टाइम पे हमने स्विच किया था फ्रॉम फिजिकल स्टॉक्स टू डिजिटल स्टॉक्स, और वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम में आई। तो एक क्राइसिस था एक सेक्टर में, पर अपॉर्चुनिटी बने दूसरे सेक्टर के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बिल्कुल यही थीसिस, सेक्टर्स बदल जाएंगे इसमें, पर
अपॉर्चुनिटी उसी तरह की मिलेगी। अब वो इन्वेस्टर्स की समझ पे है कि वो कहाँ से निकल के और कहाँ पे जाएँ। पर अपॉर्चुनिटीज़ रिटर्न बनाने की डेफिनिटली मिलेंगी चर्न में। अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी। इस पे मैं आगे भी चल के बाकी मेहमानों से चर्चा करूंगा कि अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ दिख रही है, चूंकि हर किसी के अपने इफ एंड बट्स होते हैं। लेकिन दो सवाल हैं, दो मुद्दे कह लें जो पूरे बाजार को परेशान कर रहा है। वॉर तो खैर चला ही आ रहा है, चला ही आ रहा है। वॉर में ऊपर नीचे हो रहा है, कभी ट्रम्प साहब के ट्वीट, कभी एक्सपोस्ट जो भी आते हैं, उस पर अलग मामला है। लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस और रूपी, थोड़ा सा सुनील सुवर्णम साहब, आप मतलब एक प्रोफेसर की तरह बताइए मुझे, नॉट एज ए इन्वेस्टर, कि ये क्रूड ऑयल और रूपी हमारे लिए क्यों इतना टेंशन का चीज है शेयर बाजार के लिए? शेयर बाजार के लिए क्योंकि पहली चीज है कि 85% हम क्रूड को इंपोर्ट करते हैं, वो बात है। तो वो क्रूड का डॉलर प्राइस से हमारी फिर डॉलर रुपी कन्वर्जन जो होती है, अभी रुपी का वीकनिंग कितना डबल डिजिट वीकनिंग हो गया है इस साल में, देखे तो 95 पार करेगा अभी, राइट? तो लैंडेड प्राइस ऑफ ऑयल में और भी डबल धमाका हो जाता है। एक तेल की दाम की बढ़त और दूसरी लैंडेड रुपी कॉस्ट ऑफ द तेल, उसके ऊपर है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बढ़त जो हुआ है, क्योंकि अभी घूम फिर के और मुझसे नहीं आ सकता है, तो तेल आ रहे तो घूम फिर के रास्ते से आना पड़ेगा। चौथी बात है कि इंश्योरेंस की कॉस्ट, इंश्योरेंस कंपनियां अब तेल के लिए इंश्योरेंस को भयंकर इन्होंने कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि रिस्क भी बढ़ गया है। आज आपने सुना होगा ना, ईरान ने पाकिस्तान का एक वेसल के ऊपर मिसाइल लगा दिया, तो नेचुरली इंश्योरेंस का इम्पैक्ट। तो इंडिया में मैंने कहीं पे पढ़ा कि एक्चुअली ये ऑयल का इम्पैक्ट $150 के करीब आता है, इफ यू लुक एट द एक्चुअल ग्राउंड लेवल में। तो ये इकोनॉमिकली हानिकारक है, मगर स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखें तो करीबन 30 to 35% ऑफ द स्टॉक्स इन द मार्केट आर समवॉट रिलेटेड टू ऑयल। क्यों इसको एक्सक्लूड करना है? खाली बैंकिंग और आईटी को, आईटी और थोड़ा बहुत फार्मा को, अगर इनको मार्केट से हटा दे, बाकी सबके स्टॉक्स पे ऊपर एक ना एक असर इनपुट कॉस्ट के जो बढ़त है, आइदर डायरेक्टली बिकॉज क्रूड को यूज करते हैं जैसे पेंट, टायर, एविएशन, या फिर जिनके ऊपर पब्लिक का डिमांड, जैसे कहते हैं कि एलपीजी के शॉर्टेज के कारण रेस्टोरेंट्स ने अपना प्राइसेस हाइक कर दिया, तो कंजम्पशन के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज नेचुरली दाम बढ़ रहे हैं। तो थर्ड चीज इसमें क्या है कि आरबीआई की इस पॉलिसी बहुत मुश्किल में पड़ जाती है, जो मार्केट के लिए बहुत अहम चीज होती है, क्योंकि मार्केट ऑलवेज रेट सेंसिटिव स्टॉक्स के ऊपर आरबीआई की पॉलिसी को गेस करने की कोशिश करता है। अब इस हालत में इन्फ्लेशन जितना भी गवर्नमेंट ने, देखिए डीजल पे 10% का पूरा हटा दिया एक्साइज ड्यूटी, अब इसके बाद तेल का दाम बढ़ेगा तो क्या करेगी गवर्नमेंट? किसके ऊपर उसको धपाएगी? जो कॉस्ट फर्दर कॉस्टिंग है, अब तक के लिए उन्होंने अपने बैलेंस शीट पे अब्सॉर्ब कर लिया है। तो वो चीज अगर लेके चले तो रेट सेंसिटिव में अब इन्फ्लेशन तो 5% को पार कर आसान दिख रहा है, शायद 6 भी पार कर ले। आरबीआई क्या रेट हाइक करेगी, ये सवाल उठता है। मेरा मानना नहीं होगी, क्योंकि ये सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन है, डिमांड साइड की नहीं है, तो रेट पॉलिसी उतनी इफेक्टिव नहीं होती है इन टर्म्स ऑफ कूलिंग डाउन इन्फ्लेशन। बट रेट पॉज और रेट कट तो भूल जाइए, राइट? तो नेचुरली पूरा रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जो स्टॉक मार्केट में है, रियल्टी से लेकर होम लोन, बैंकिंग, एनबीएफसी, सबके ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। फिर तीसरा बात मार्केट के लिए क्या है कि ये रुपी का वीकनिंग एग्जिस्टिंग एफआईएस की जो होल्डिंग होती है, उसमें क्या होता है, मार्केट होके एल्गोरिथमिक बाय सेल होते हैं। तो रुपी की वीकनिंग के कारण उनकी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ रही है, रुपी का वीकनिंग से उनकी पोर्टफोलियो डाउन होती है, तो ऑटोमेटिकली उनका जो स्टॉप लॉस, बुक प्रॉफिट जो लेवल्स है वो रीच हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली कंपनी सेलिंग आके मार्केट को हानिकारक करता है, नंबर 1। नंबर 2, हर एक एल्गोरिथमिक ट्रेड में ये होता है। दूसरा होता है कि इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट की एक नंबर उसमें डालते हैं। अब जरूर फिस्कल डेफिसिट का नंबर 4.4 से 1%, सम प्रपोर्शन ऑफ एफआईएस ने मान लिया होगा कि ये मीट नहीं कर पाएंगे। मैंने कह रहा हूं कि 100%, मे बी 20%, तो उनके हिसाब से जब ये डालते हैं। और फाइनल में बात कहूं इसमें क्या है कि मार्केट की गिरावट के पीछे, क्योंकि अब मार्केट की बात करेंगे, जब तेल का दाम बढ़ता है और करेंसी भी वीक होती है, तो इसमें खाली डरते हुए पैसा निकालने वाले एफआईएस नहीं है, इसमें इस गिरावट में प्रॉफिट देखते हुए, मौका देखते हुए शॉर्ट सेलर्स की बात आती है। ये शॉर्ट सेलर डर के मारे निकल रहे हैं, ये शॉर्ट सेलर उनको प्रॉफिट हो रहा है,
प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक प्रॉफिट हो रहा है। क्लैरिटी आती है कि इस देश की हालात खराब है। तो आपको कोई भी बच्चा बता सकता है कि इसकी थोड़ी इमीडिएट फ्यूचर खराब रहेगी। तो शॉर्ट करने का जो ओपन इंटरेस्ट मार्केट में देखिए, तो शॉर्टर्स के कारण मार्केट ज्यादा गिरा है एज कंपेयर टू। और मैंने फाइनली ये बताऊं, कैश मार्केट की डेटा मेरा निकला है, मंथ टू डेट 1,12,000 करोड़ एफआईएस की सेलिंग रही है। मगर ये पूरा का पूरा सब सेलर्स नहीं है, इसमें 35% बायर्स है, 65% सेलर्स। तो इसमें भी लॉन्ग टर्म एफआईएस अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, मगर जो शॉर्ट टर्म आउटलुक वाले हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये सब होता है कि जब एक शॉर्ट टर्म नियर टर्म हादसा दिखती है, तो जब दबते हुए मार्केट के ऊपर ये एलिवेटेड प्रेशर, क्योंकि तो इकोनॉमी ये 35% अभी भी एफआई जो है वो खरीद रहे हैं, मतलब वो लॉन्ग टर्म में है, वो खरीद रहे हैं। हाँ, खरीद रहे हैं। तो पंकज जैन साहब, मतलब कि जब एफआई भी लॉन्ग टर्म वाले खरीद ही रहे हैं, तो हम अभी खरीदें? देखो लक्ष्मण जी, वी हैव टू एक्सेप्ट द डाटा। जो डाटा हमारे सामने हैगा, और हमें क्या होता है, आंख नहीं बंद करनी चाहिए शत्रुमुझ की तरह, कि जो हमारे को अच्छा देखना चाहते हैं वही देखें, एंड जो एक्चुअल रियलिटी है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट, उसको ना देखें। सो इस टाइम मार्केट में डिस्ट्रेस है। इस टाइम डेफिनेटली अक्रॉस द ग्लोब, मैं खाली एक अगर इंडिया की भी ना बात करें, अक्रॉस द ग्लोब आई थिंक ट्रेंड ऐसा है कि सिट ऑन लिक्विडिटी, क्रिएट लिक्विडिटी। अगर आप देखें पिछले दिनों 2-3 बड़े बड़े दिग्गज इंटरनेशनल फंड्स, जिसमें से कुछ एक मैं ब्लैकस्टोन के बारे में आर्टिकल पढ़ रहा था, सिटी बैंक के एक बहुत बड़े फंड के बारे में, इवन दे हैव सीन एक्सट्रीम रिडेम्पशंस। वो और उस रिडेम्पशन में उनको, जबकि वो चार्टर में नहीं था, दे हैव टू सॉर्ट ऑफ एक 5% का कैप लगाना पड़ा कि इस परचेज के इस पीरियड के दौरान आप 5% से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो वो और सेंटीमेंट ख़राब करता है। दैट शोज़ कि मार्केट में लिक्विड करने की टेंडेंसी और ज़्यादा है। सो आई थिंक इस टाइम सिनेरियो काफ़ी वॉलेटाइल हैगा। एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ सिट ऑन लिक्विडिटी। तो जैसा अभी हम बात भी कर रहे थे कि भाई हमारे को जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, क्वालिटी स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने चाहिए, एंड जो नॉट सो गुड स्टॉक्स हैं उनसे बाहर निकलना चाहिए। बट वी एज अ ब्रोकर, आई थिंक इट्स ईजियर सेड एंड डन। अगर हम देखें जो नॉन क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पेनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा, मिड कैप स्टॉक विद डिसेंट क्वालिटी, उनमें ऑलरेडी 60 से 70% का इरोजन आ चुका है। सो फॉर अ एवरेज इन्वेस्टर टू बुक to sell out after having lost about 60 to 70%, इमोशनली आसान नहीं होता। उस 60-70% को लॉस को बुक आउट करके टू गेट इनटू अ गुड क्वालिटी स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक में आसान नहीं होता है ये। सो वन टेंड्स टू गेट इनटू अ शेल। और हमारा भी ये होता है कि भाई इस तरह के इन्वायरमेंट में कैपिटल प्रोटेक्शन को करो, मैं बार बार ये मंत्र है, एंड कहाँ निबलिंग करनी है, जो एक्स्ट्रा मनी आ रहा है उसमें निबलिंग कर सकते हैं। दोबारा से आई थिंक बैंक्स को, जो पिछले साल एक बहुत दिक्कत हो रही थी कि एफडीज में पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा था, आई थिंक दे में सी अ सिनेरियो जब एफडीज में पैसा वापस आएगा। और हमें एक 2-3 चीज़ों का और आभास अगले 1-2 क्वार्टर में देखने को मिलेगा ऑन अ नेगेटिव साइड, कि जो एनबीएफसी कंपनी थी विच वर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, बट दे वर लार्जली केटरिंग टू, जैसे होता है कि एमएसएमई सेक्टर्स या स्मॉलर सेक्टर्स या स्मॉलर रिटेल, वहाँ पर एक डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है अगले 2-3 क्वार्टर में, जो व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। सो एक मल्टीपल इश्यूज हैंगे, ये क्रूड को लेके, डॉलर को लेके, रेमिटेंसेस को लेके, एफआईएस की आउटफ्लो को लेके, एंड हमें नहीं भूलना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग को एक बहुत बड़ा एक डेंट सा मिल सकता है, चाहे वो एनर्जी की कॉस्ट से लेके हो, रॉ मटेरियल की कॉस्ट से लेके हो, कंजम्पशन को लेके हो। ऑलरेडी मैं पढ़ रहा था कि जो सिरेमिक इंडस्ट्री है गुजरात की, बहुत सीरियसली आई थिंक 20-30% या 40% उनकी गैस कर्टेल हो गई। सो इट्स अ वेरी कैस्केडिंग काइंड ऑफ सिनेरियो। और ये वॉर अगर अगले 2-4-5-10 दिन में बंद हो भी जाती है, आई थिंक विच इज़ मोर ऑफ अ ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, बट वी मे सी अ शार्प पुल बैक, बट फॉर द इकोनॉमी टू रोर बैक, टू कम बैक इन टू टर्म्स, उसमें समय लग सकता है। क्रूड जो अब 105, बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है, वाइल्ड बातें आती हैं। हाँ, दरअसल अगर वॉर खत्म भी हो गया, क्रूड 130, 140, 150 भी हो सकता है। दरअसल वॉर खत्म भी हो गया, तो ऐसा नहीं कि अचानक से क्रूड अपने लेवल पे आ जाएगा, $70 पे आ जाएगा, रुपया गिर करके बिल्कुल नीचे अपने हिसाब से आ जाएगा, ऐसा भी तो नहीं है। ये दरअसल वॉर जिस स्तर पे जा चुका है, वहां से सिचुएशन को
सामान्य होने भी हफ्ते, कुछ दिनों में, कुछ मामलों में महीनों लग सकते हैं। क्यों अभिषेक जी? तो इसके लिए क्या बाजार अभी से तैयार कर रहा है अपने आप को, या फिर जब वॉर खत्म होगा तो एक वी शेप रिकवरी जिसको हम लोग कहते हैं, जिस तेजी से गिरा है उसी तेजी से उठने की कोशिश करेगा बाजार? लक्ष्मण जी, इसे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहना मुश्किल है, मगर एक पार्ट आपकी बिल्कुल राइट है कि मार्केट जो है वो इतनी जल्दी से वी शेप आना मुश्किल है। दूसरी बात है कि वॉर का जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट हम देख रहे हैं कि इमीडिएटली वॉर खत्म हो जाए तो फिर सब कुछ सामान्य हो जाए। मुझे लग रहा है कि ऐसा होना थोड़ा इंटरम टाइम में मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो दर्शकों को नोट करवाने जैसा है कि यूएस ने अपने फर्स्ट वीक ऑर्डर पे ही वॉर में ईरान के टॉप लीडर को एलिमिनेट कर दिया था, जो कि ऑफ कोर्स आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर सपोज यूएस में, आई मीन ये एक एग्जांपल जस्ट टू एनालाइज द इम्पैक्ट, कि सपोज अगर यूएस में ये ट्रम्प जी होते, अगर वो एलिमिनेट हो जाते तो फिर एक तरह से आप मान के चलिए कि टॉप लीडरशिप ही कोलैप्स कर गई, तो फिर आगे कौन कंटिन्यू करेगा, तो इस वॉर को कौन कंटिन्यू करेगा। बट ईरान के केस में ऐसा नहीं हुआ। आपकी और सुनील जी दोनों लोगों की बातों को ट्रम्प सुन रहे होंगे। अब सुने ना सुने, देखिए नुकसान हमारा हो रहा है तो अच्छी बात है तो उनके लिए कहाँ से निकलेगी। बाकी कोई रेस्पेक्टफुल एक्टिविटी नहीं चल रही है ये, कि कोई वॉर अगर इस लेवल पे हो रहा है तो वॉर का की कॉज क्या था, ठीक है। हमें सभी को ये बताया गया है कि वहां पे कोई ऐसे वेपन्स है जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो सकती है, अमेरिका को या दुनिया को खतरा हो सकता है। 1 महीना हो गया, अपने टॉप लीडरशिप को मतलब वहां पे एलिमिनेट कर दिया, और अभी तक ना तो ऐसा कोई बम बारूद वहां पे दिखा है कहीं पे भी जाते हुए जो ये प्रूव कर सके कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है क्या। नाउ पॉइंट बीइंग कि इस सब करने से अल्टीमेटली अचीव क्या हो रहा है। देखिए, एक तो कई बार ऐसी भी हो जाती है बात जो इग्नोर नहीं करनी चाहिए, बट रियलिटी है दुनिया की कि ईगो वॉर भी एक बहुत बड़ी चीज है। अगर ईगो है, आप ज्यादातर पावरफुल हैं, आपको चाहिए कि आप पूरी तरह से वॉर को विन करें, अपने टर्म्स में विन करें। और ये ट्रम्प की एक बहुत ही बुरी, प्रेसिडेंट ट्रम्प की बहुत बुरी एक मुझे लगता है कि एक हैबिट है कि वो हर हाल में अपने ही टर्म्स पे चीजों को मनवाना चाहते हैं, और इस तरह के एग्रेसिव स्टैंड की वजह से जो ओवरऑल डैमेज हो सकता है वो शायद वो कैलकुलेशन के बाहर होता है। एंड उसका खामियाजा सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि जो भी पूरी दुनिया के देश है और हमारे जैसे लार्ज देश है वो भुगतते हैं। तो फिलोसॉफिकल डिस्कशन नहीं है, कहने का मतलब ये है कि वॉर को तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था, जब आपने टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया था। 30 दिन हो गए, अभी भी वॉर क्यों चल रहा है? बिकॉज अमेरिका चाहता है कि ये जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है क्रूड ऑयल का, वो एशियन कंट्रीज को भी इम्पैक्ट करे, इंडिया को इम्पैक्ट करे, चाइना को इम्पैक्ट करे, ताकि यूएस का डोमिनेंस और दबदबा आगे बना रहे, डॉलर की स्ट्रेंथ हो, उनकी जो इतनी बड़ी खुद की जो डेट चल रही है बुक्स के अंदर में वो कम हो। वेनेजुएला उन्होंने ले लिया था, ईरान को लेने जा रहे हैं, बट ऑब्वियस है कि जा रहे हैं वो एनर्जी के पीछे, क्रूड के पीछे। और जब तक वो अपने टर्म्स पे हाथ नहीं लेते तब तक मार्केट सामान्य नहीं होगा। जब तक मार्केट सामान्य नहीं होगा तब तक ये प्रिडिक्ट करना कि हमारा मार्केट कहाँ जाएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। अभी फिलहाल बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल आपने बताया कि यूएस क्यों नहीं वॉर खत्म करना चाहते हैं ट्रंप, इसके पीछे बड़ा ही सॉलिड लॉजिक दिया है अभिषेक जी ने। अभय अग्रवाल साहब, आप सहमत इस लॉजिक से? बिल्कुल, जो पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, ऑब्वियसली वॉर जो है वो एक वॉर के लिए नहीं लड़ी जा रही है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्पेशली यूएस एज अ कंट्री जो दुनिया का पुलिसमैन है, डोमिनेट करता है, मल्टीपल एजेंडाज हैं उनके, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। किसको मीट कर पाएंगे, किसको नहीं कर पाएंगे। मैं अभी तक तो मैं ये देख के खुश हूं कि अभी ये सिर्फ एक बायलैटरल वॉर की तरह ही चल रहा है बिटवीन यूएस एंड ईरान। एक डर जब तक रिजॉल्व नहीं होता तब तक हमेशा ये डर रहेगा कि क्या दूसरी कंट्रीज जो अभी तक साइडलाइन पे बैठी हैं कहीं वो तो नहीं इन्वॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि अगर वैसा होगा तो बहुत ही संकट का समय होगा। मार्केट्स को तो आप पिछले छोड़ दीजिए, बट जनरल जो ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं लक्ष्मण जी, उसके लिए बहुत ही संकट का समय होगा। तो अभी भी जब हम ये शो कर रहे हैं लक्ष्मण जी, तो काफी कंट्रीज हैं जो इस वॉर के थ्रू अपना अलग अलग एजेंडा, अलग अलग ऑब्जेक्टिव मीट करने की कोशिश कर रही हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं कि अपना हाथ सेक रहे हैं काफी लोग। अब वो कहाँ तक वो एंड होगा, कौन कराएगा, कैसे कराएगा, इस समय कहना बहुत मुश्किल है। तो जब तक नहीं होता है तब तक किस फॉर्म में होगा, कैसे होगा, किसी के लिए भी जज कर पाना या प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। रियलिटी है, जैसे कोविड की हम एग्जांपल देते रहते हैं, जब तक कोविड अपने आप ही गायब नहीं हो गया
तब तक हमेशा ये डर था, और अब जब गायब हुआ तो ऐसा गायब हुआ कि किसी को उसके बारे में ना डर है ना चिंता। किसी के बारे में तो ये वॉर भी उसी डायरेक्शन में जाएगी, पर मेरा दूसरा डर ये है कि ये वॉर खत्म होगी तो कहीं और स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि जब तक ट्रम्प प्रेसिडेंट है ये हम आखिरी वॉर देखेंगे, ये तो चलता ही रहेगा। उन्होंने ऑलरेडी क्यूबा का एग्जांपल दे हाँ दिया है कि इसके बाद क्यूबा का को एग्जांपल, डिक्लाइन उधर ग्रीनलैंड है, उधर कनाडा है, पता नहीं ढेर सारा नाम उनके पास आता है। हालांकि जो चीज़ आपने कही और जो अभिषेक जी ने कहा कि जिस मकसद से वॉर शुरू किया गया था वो मकसद उनको समझ में नहीं आ रहा, कैसे बताऊं कि हमारा मकसद पूरा हो गया। तो मुझे ध्यान आया कि कई बार मैं खबरों में पढ़ता हूँ पुलिस वाले गए छापा मारने के लिए कि इसके यहाँ कुछ आर्म्स पड़े हुए होंगे, नहीं मिला आर्म्स तो अपने पॉकेट से निकाल के रख दिए कि चलो भाई ये पकड़ में आ गया, यही लेके चलते हैं। कुछ वैसा ही ट्रम्प साहब करते हैं तो अलग बात है, लेकिन कुछ उनका मकसद सॉल्व होता हुआ दिख नहीं रहा है। सुनील स्वर्णम साहब, सवाल यह है कि हम लोग, चाहे आपने भी कई बार सिखाया है मुझे, पंकज जैन साहब कुछ बोलना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं इसमें एक ऐड कर रहा था, जो हमारे कलीग बोल रहे थे काफ़ी जी। सही बात बोल रहे थे। अगर लक्ष्मण जी एक ब्रॉडली देखें, आई बीन रीडिंग फ्यू आर्टिकल्स, एक जो ब्रॉडली देखें जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं उसका 60-70% दिस इज अ जनरल एजेंडा ऑफ कंट्री लाइक यूएस। यू नो, अगर हम पिछले 20-25-30 साल में भी देखें, आई थिंक दे वांट टू डोमिनेट द वर्ल्ड, दे वांट टू पुलिस द वर्ल्ड। और एक जो ऑयल के एसेट्स हैंगे, आई थिंक उस पर एक डोमिनेंस चाहते हैंगे। सो मे बी प्रेसिडेंट ट्रम्प इज लिटिल मोर एग्रेसिव, मोर वायलेंट एंड वॉट एवर एडजेक्टिव आई कुड टू गेट इन टू दैट एजेंडा। बट इसके अंदर एक ब्रॉडर एक यूएस एक गवर्नमेंट या यूएस एज अ कंट्री का एजेंडा है टू कीप some countries on a shaky ground, to keep dollar on a strengthful note, जो उनके बड़े डेट हैं उसको लेके, और ऑयल पे कंट्रोल रहे। सो आई थिंक एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, एंड मे बी जो ट्रम्प साहब की पर्सनैलिटी है वो उस एजेंडा को थोड़ा रेजिंग या रोरिंग फॉर्म में ले जा रही है। सो आई थिंक एज ऑफ नाउ वी आर इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स फ्लूइड काइंड ऑफ सिचुएशन। और जो हमारी जैसी कंट्री है कि एक अच्छी राइजिंग डेवलपिंग कंट्री हैगी, उसको एक सेटबैक लग जाता है। और अगर अब देखें जो पिछले 2-4 साल में हुआ है, एक और जो चीज़ हो गई है अक्रॉस द वर्ल्ड, जिस नेशन की जितनी भी कैपेसिटी है, आई थिंक परसेंटेज इंक्रीज ऑफ स्पेंडिंग इन डिफेंस वुड गो अप एक्सपोनेंशियली। आई थिंक पहले भी जा रहा था, बट इसके बाद चाहे वो छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, व्हाट दीज कंट्रीज आर सीइंग कि भाई सबको अपने अपना देखना पड़ेगा, एंड यू कांट डिपेंड ऑन योर सॉर्ट ऑफ एलाइड काइंड ऑफ नेशन। जो यूक्रेन वॉर हुई थी, इट वाज विज़ यूक्रेन वांटेड टू गेट इनटू नाटो, और अगर आप देखें तो नाटो इटसेल्फ इज ऑन अ शेकी ग्राउंड। सो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है, डिफेंस पे स्पेंडिंग बहुत बढ़ जाएगी, दैट इज अननेसेसरी काइंड ऑफ स्पेंडिंग। और भारत जैसे देश के लिए जो कि एग्रेसिवली एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था, एक स्पीड ब्रेकर सा लग जाता है इस तरह की अननेसेसरी स्पेंडिंग में। सो आई थिंक थिंग्स आर नॉट ऑल दैट ईजी। और जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि वेदर वी वुड सी अ वी शेप काइंड ऑफ रिकवरी पोस्ट एंडिंग ऑफ दिस वॉर, आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है, एक बम्प अप आएगा, एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, बट वेदर विल सी अ सस्टेन्ड वी काइंड ऑफ रिकवरी, आई एम नॉट श्योर। जो क्रूड $65-70 पे अवेलेबल था, क्या वो बाद में दोबारा से $80 पे अवेलेबल हो जाएगा? आई एम नॉट श्योर। हो सकता है कि 80-90 पे रीसेट ही हो जाए। सो लेट्स वेट एंड वॉच, एंड टिल देन आई थिंक जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केट्स में बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग करने की जरूरत है। लेकिन जो आप तीनों लोगों ने कहा, अभय जी, अभिषेक जी और पंकज जैन साहब, सुनील साहब, आपने सुना हो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक लॉजिक निकल कर आ रहा है कि जो अमेरिका चाह रहा था वो हो रहा है, और अमेरिका को इसमें बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अगर डॉलर मजबूत हो रहा है तो उसकी सबसे बड़ी चिंता थी, जब से आए थे तब से डॉलर बेचारा पस्त था, अब डॉलर मजबूत हो रहा है, खुश हो रहे हैं। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, खुश हो चुके, उनका अपना प्रोडक्शन भी है, तो ड्रिल बेबी ड्रिल वाला उनका ड्रीम यहाँ पे सफल होता हुआ दिखेगा। तो ये वॉर को सिर्फ वॉर के नज़रिए से नहीं देखिए, उसमें बहुत सारे चश्मे लगे हुए हैं। क्यों? नहीं, बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि ये खास करके चाइना को काबू में रखने के लिए एक स्टेप है, क्योंकि वेनेजुएला भी तेल चाइना को सप्लाई करता था, ईरान भी तेल चाइना को सप्लाई कर रहा था। तो अगर वो दोनों लेकिन रशिया तो बेकाबू हो गया। बट रशिया का कितना ऑयल है, पूरा का पूरा चाइना को बेच के थोड़ी वो काम चलेगा ना। तो चाइना डाइवर्सिफाई कर रही थी रिसोर्सेज को, कि रशिया एक तरफ, ईरान एक तरफ, वेनेजुएला एक तरफ। अब 2 पाइपलाइन उन्होंने बंद कर दिया, तो चाइना भी एक, क्योंकि यूएस को चाइना की जरूरत है फॉर रेयर अर्थ मेटल्स, यूएस को चाइना की जरूरत है अपनी सोय और कॉर्न खरीदने के लिए।
तो एक ग्लोबल जो नेगोशिएशन होता है उसमें वो चाइना को घेरने की कोशिश कर रहे, तो जियोपॉलिटिकली उनका रीजन है। मगर उसके अलावा भी देखना चाहिए वॉर के बारे में कि हम खाली यूएस और इसराइल इसकी बात कर रहे हैं। अरे भैया, वॉर शुरू किया था इसराइल ने, और इसराइल को हॉर्मुज स्ट्रेट या तेल के दाम से कुछ लेने देने, उसकी मकसद अलग है। और वो जब तक वो मकसद अचीव नहीं करते वो तो वॉर को छोड़ने नहीं वाली है, भले ही ट्रम्प कुछ करे। याद है आपको, उसने ईरान के गैस फैसिलिटीज पर अटैक किया और ट्रम्प ने कहा कि मुझे पता नहीं, वो एक बात है। सेकेंड, ट्रम्प ने भयंकर मिसकैलकुलेशन भी किया है, बिकॉज आप कह रहे हैं कि यूएस ऑयल प्रोड्यूसर्स को लाभ होगा, बेनिफिट, बट यूएस गैस प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं, अमेरिकन पब्लिक नाराज है। और सेकेंड चीज, डॉलर मजबूत हो रही है क्योंकि यूएस के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। अभी 4.42 गए, 4.26 पे थे वॉर के पहले, 16 बेसिस पॉइंट्स 10 ईयर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो रेट कट की बात छोड़िए, ट्रम्प को वो चाहिए थी कि रेट कट, ताकि अपने वोट बैंक को वो बता सके। अब वो तो अपोजिट, विपरीत जा रहा है। तो ट्रम्प ने भी मिसकैलकुलेट किया, उसकी सोच जैसे बाकी पैनलिस्ट कह रहे थे थी कि चाइना और एशियन कंट्रीज के ऊपर एक दबाव डाले, मगर अभी वो इट इज बाइटिंग द हैंड दैट फीड्स, घर आके बैक कर रही है। और इजराइल का खत्म होना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज, आप अपना मोबाइल भी देखिए, ट्वीट आया है, कितना सच झूठ में जो पता नहीं, कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने परमानेंटली, कंप्लीटली बंद कर दिया अब 5 मिनट में। तो वो पहले फ्रेंडली नेशन का शिप को अलाउ कर, हालांकि तेजी से सारे हालात यहाँ पे बदल रहे हैं। अब ईद में कहाँ मंडे तक कहाँ स्थिति जाए किसी को पता है नहीं, लेकिन जो आप लोग तो बहुत रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो मैं उसी रिसर्च का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ इतना बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि भाई अभी हम लोग करना क्या है, करना है तो कुछ पैसे वैसे हैं तो कहीं लगा दें क्या। हालांकि पैसे बहुत कम आएंगे, चूँकि मार्च का महीना है, सैलरी इनकम टैक्स कट का ही बहुत लोगों की, है ना, तो पैसे तो कम ही बचे, फिर भी क्या नए साल की शुरुआत कुछ अच्छे SIP से कर दें, किसी अच्छे शेयर से कर दें क्या, इस पे बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, तो फिर अभय जी, अभिषेक जी, पंकज जैन साहब, सुनील साहब, आप लोग पास आओ, कहीं जाइएगा नहीं। तो शेयर बाजार में भयंकर गिरावट से आप हैरान हैं, आप परेशान हैं, अपने पोर्टफोलियो को देख करके आपको पसीने आ रहे हैं, तो सब टेंशन खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये शो आपको इसीलिए लाया हूँ आज ऐसे ऐसे दिग्गजों के साथ जो आपकी इस हैरानी परेशानी को दूर करने वाला है। क्योंकि अब हम जो बताने जा रहे हैं इस शो में कि अब आपके पास पैसा है तो कहाँ लगाएं, कहीं लगा रखा है तो उसमें कैसे उलट फेर कर दें, ताकि जब बाजार सुधरे, युद्ध रुके, तो आपका मुनाफा ज़्यादा बेहतर हो। तो ब्रेक पे जाने से पहले एक चर्चा के दौरान अभिषेक अग्रवाल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं वहीं से शुरू करूंगा। अभिषेक अग्रवाल साहब, पेशेंस तो लोग रख रहे हैं, बहुत पेशेंस दिखाया हमारे DI ने, वो तो आंकड़े में दिख ही रहा है, लेकिन एक जो आपने कहा कि ये करना, क्या कहते थे उसको, कि चेंज करते रहिए शेयर को, जो शेयर में लग रहा है कि बहुत गिर गया है, उठने के चांसेस कम है, उसको छोड़िए, जो उठने के चांसेस उसमें लगा लीजिए। तो वो वाला हिसाब किताब कैसे लगा, थोड़ा डिटेल में समझाइए हमारे दर्शकों को। इसी पर सवाल बाकी मेहमानों से पूछूंगा मैं। शुरुआत अभिषेक जी आपसे। तो लक्ष्मण जी देखिए, अभी जैसे इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि सपोज पोर्टफोलियो है किसी के पास, अब उस पोर्टफोलियो के अंदर में कई तरह के सेक्टर होंगे, कई तरह के स्टॉक होंगे, ठीक है। अब सपोज अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर में कोई एयरलाइन का स्टॉक निकल गया, कोई ऑयल मार्केटिंग का स्टॉक निकल गया, कोई पेंट का स्टॉक निकल गया, कोई केमिकल का स्टॉक निकल गया, कोई टायर का स्टॉक निकल गया, तो हमें यह मालूम है अच्छे से कि ये सारी चीजों का जो अभी एनर्जी क्राइसिस है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इन सारी कंपनियों पे है, और बड़ा एविडेंट है कि इनके अर्निंग्स में आप देखोगे आने वाले क्वार्टर में और उसके आने वाले क्वार्टर में कि वहां पे नुकसान होगा। तो फिर जब हमें ऑब्वियसली मालूम है कि कंपनियों का नुकसान होना है, तो फिर ऐसी कंपनियों को होल्ड करके उनके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे बेट लेना इससे बेटर है कि हम ऐसी कंपनियों में जाएं जहां इसके बाद जब मूव होगा, आगे मार्केट बढ़ेगा, तो किन तरह की कंपनियों को मार्केट वैल्यू देगा। जैसे कि ग्रीन एनर्जी, ठीक है, हमें मालूम है कि सोलर, विंड और ईवी ये अब यहां से और ज्यादा जोर पकड़ने वाले हैं, फॉर द सिंपल मैटर कि अगर कोई ये कभी सोच रहा था इससे पहले कि मैं ईवी कार लूं कि मैं ना लूं, अब तो 100% ही ले लेगा, क्योंकि अब उसे मालूम है कि भाई दोबारा फ्यूचर में कभी क्राइसिस आए तो कम से कम मेरी व्हीकल का तो कोई रिस्क नहीं है। ये तो एक बहुत ही छोटे सामान्य रूप में बात हो रही है। मैं सिंपल बात कह रहा हूं कि अगर आप एडॉप्शन रेट चाइना का देखें वर्सेस इंडिया के देखें ईवी मार्केट पे, तो हमें तो अभी बहुत लंबी जर्नी तय करनी है, और वहां एक ही चीज लैक कर रहे हैं, वो है एग्रेसिव स्टैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, और वो अब आगे आने होने वाले हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है जहां पे आप एक डोमेस्टिक स्टोरी जहां पे आपको लग रही ज्यादा स्ट्रांग होगी,
उन तरह की कंपनियों के अंदर में, उन तरह के सेक्टरों पे आप अपना बेट ले सकते हैं। होगा ये कि शायद दोनों जगह पे आपने करेक्शन देखा होगा, आपके पास दोनों तरह के स्टॉक्स में अभी फिलहाल आपने देखा होगा कि इतने बड़े करेक्शन हो गए, तो दोनों में बात सेम है, पर बात सेम नहीं है, क्योंकि एक जो सेक्टर है वो इस इंटरम प्रेशर की वजह से करेक्ट हुआ है जो मार्केट ने अभी फिलहाल क्रिएट किया है, बट फंडामेंटली उसके जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है वो स्ट्रांग है। डिफेंस बहुत ही ऑब्वियस है कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन और डिफेंस तो डेफिनेटली आगे बढ़ना है। इंडिया का बजट आज तक अभी कम नहीं हुआ है, एंड गोइंग फॉरवर्ड मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, ये कॉन्सेप्ट आगे भी चलता रहेगा। तो अगेन वहां पे भी बहुत सारी ऐसी स्टोरियां हैं जो हमने देखी है, जो आगे भी बढ़ती रहेगी। सो अगेन मैं स्टॉक स्पेसिफिक नाम भी लेना चाहूंगा, बट आई होप इतने हिंट्स पे एक जो मैं कहना चाह रहा था ओरिजिनली जो मैंने कहा, वो एक आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि किस तरह से देखना चाहिए। नहीं, उसी डायरेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अभय अग्रवाल साहब, मैं थोड़ा सा इसमें अलग मत रखता हूँ। अलग मत क्या रखता हूँ, मैं थोड़ा सा एक बात जोड़ दूँ कि जो बता रहे थे अभिषेक जी, फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल के तौर पे दिया रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो अभी तो कोई फोकस है नहीं, फोकस तो हम पिछले 5 साल से किए जा रहे हैं। डिफेंस अभी तो फोकस है नहीं, डिफेंस में तो हम कोविड के बाद से जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते तब से फोकस किए जा रहे हैं। तो क्या ऐसे सेक्टर जिनका जिक्र इन्होंने किया फिर जिसमें पोटेंशियल अब हमें दिख रहे हैं, उसमें कोई नया पोटेंशियल दिख रहा है या फिर कैसे इसको देख रहे हैं आप? जी देखिए, अभिषेक की बात को एक्सटेंड करते हैं, और अभिषेक ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से जो सेक्टर्स हैं जिनमें इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए उनका नाम लिया, पर इन सेक्टर्स ने थोड़ा डिसअपॉइंट भी किया। रिन्यूएबल को देख लीजिए आप, ईवी, ऑटो, पर आप देखिए इंडिया की हिस्ट्री ऐसी है कि जब हम क्राइसिस में आते हैं, जब एक बड़ा क्राइसिस, नेशनल लेवल क्राइसिस होने लगता है, तब सरकार एक्शन में आती है, तब बड़े बड़े अनाउंसमेंट होते हैं, तब बड़े बड़े पूरी सरकारी मशीनरी लग जाती है उस काम के पीछे। तो मुझे लगता है और मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि आप जल्दी ही सरकार से बड़े अनाउंसमेंट सुनेंगे इंसेंटिव देने की, कि रिन्यूएबल एनर्जी पे जो काफी साल से हम बातें कर रहे हैं, जैसे आपने कहा, पर ज्यादा कुछ सरकार ने किया नहीं है फ्रैंकली। अब उसको कैसे सपोर्ट किया जाए, बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े। दूसरी तरफ जो ऑटोमेटिकली हम देख रहे हैं थोड़ा कस्टमर्स भी स्विच कर रहे हैं, जो टू व्हीलर, स्पेशली अगर कैटेगरी की मैं बात करूं तो जो ईवी टू व्हीलर्स हैं उनमें काफी डिमांड है। पिछले 15 दिन से थोड़ा तो ईयर एंड की वजह से आती है, मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड है, पर उसके अलावा भी आप देखें तो ईवी जो पूरा इकोसिस्टम है वो काफी अच्छा कर रहा है इस समय बनिस्बत पेट्रोल और डीजल के ऑटोमोबाइल्स पे। तो यहाँ पे भी एक सरकार ने स्कीम चलाई थी फेम 2 करके, जो उन्होंने बंद कर दी थी। जो पीएलआई स्कीम थी वो भी सरकार ने काफी वाइंड डाउन करी है। तो मुझे लगता है कि ये सारी स्कीम्स अब वापस आएंगी कि हम कैसे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते रहें, और इन्वेस्टर्स को उसको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अभय अग्रवाल साहब, मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं बोलने दूंगा, तो पता चला कि हम जितनी ये स्टोरी करते रहते हैं आप वही सारा कुछ पहले ही बता दिए दर्शकों को, तो लोग कोई मुझे देखेगा नहीं। ये तो मेरा काम है बोलना कि सरकार क्या करने वाली तो इसलिए मुझे बोलने दीजिए ये सब चीज़ें। हालांकि आपने बड़ा अच्छा हिंट दिया कि आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरकार से, पूछूंगा कि क्या होता है, तो फिर मैं खबरों के तौर पर इसको लेकर के आऊँगा। पंकज जैन साहब। देखो लक्ष्मण जी, 3-4 थीम हैंगी जो कि हमारे को लग रहा है कि मार्केट्स में वंस मार्केट सेटल डाउन, और हमारे को इन थीम्स पे एक ये नज़रिया लेके चलना पड़ेगा। ये जो वॉर चल रही है, गल्फ वॉर चल रही है, सूनर देन लेटर आई थिंक ये कहीं ना कहीं जल्दी थमाव आएगा। 5 दिन में आएगा, 2 हफ्तों में आएगा, 3 हफ्ते में आएगा, तो विल हैव टू बैंक ऑन दैट। उसमें तो एक बड़ी थीम है, जो बड़ी दिग्गज इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके आप बहुत बड़ा स्टेक गल्फ में भी है और काफ़ी सीरियस सेल ऑफ देखा है। आई थिंक दोज काइंड ऑफ कंपनीज विल सी अ सीरियस यू टर्न काइंड ऑफ रिकवरी। तो उन जैसी कंपनियों में हमारे को निबल करना चाहिए। अच्छे डिफेंस स्टॉक्स, आई थिंक दिस हैज़ बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ नो ब्रेनर थीम। अच्छे डिफेंस स्टॉक्स हमारे को, हम देख रहे हैं कि उनमें कीप ऑन निबलिंग करते रहना चाहिए, और अगले 2-4-5 क्वार्टर की बात करें, दे वुड कंटिन्यू टू डू वेल। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, आई थिंक हमारे को लगता है कि टेक्नोलॉजी जो एक बीटन डाउन स्पेस हो गया था, जो एक टच मी नॉट काइंड ऑफ स्पेस हो गया था बिकॉज ऑफ मैनी रीजन, चाहे वो एआई को लेके हो, चाहे वो रिजल्ट्स को लेके हो, आई थिंक अब काफ़ी अच्छी कंपेलिंग वैल्यूएशंस पे हो गई है। और एआई का जो एक मार थी, आई थिंक काफ़ी ओवरडू हो गई है। सो आई थिंक ऑन अ 6 month 12 month काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, काफ़ी अच्छे रिटर्न विद डिसेंट कैपिटल प्रोटेक्शन आई थिंक टेक्नोलॉजी से
देखने को मिल सकते हैं। पावर इक्विपमेंट एक और बड़ी थीम, इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ अ सबसेट टू रिन्यूएबल। पावर इक्विपमेंट थीम मेरे को लगता है कि काफ़ी उभर के आ सकते हैं। तो काफ़ी रेजिलियंस है, अगर हम देखें इन स्टॉक्स में पिछले 15-20 दिन में देखें तो काफ़ी रेजिलियंस भी देखने को मिल रही है। दैट इटसेल्फ प्रूव्स कि जैसे ही थमाव आएगा दीज स्टॉक्स विल बाउंस बैक वेरी फास्ट। एक जो सेक्टर में काफ़ी सीरियस सेल ऑफ देखने को मिला है बैंकिंग क्षेत्र में, चाहे वो PSU बैंकिंग हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग हो, काफ़ी सीरियस इरोजन हमने देखी है 12 से 15-16% की पिछले 4-5-6 हफ्ते में। और नॉट टू फॉरगेट कि इससे पहले पिछले 3-4 क्वार्टर में काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट बैंकिंग दिखा रहा था। सो दिस इज वन स्टोरी विच कुड बाउंस बैक फास्ट वंस दिस टर्मोइल इज ओवर। तो अच्छे बैंकिंग स्टॉक्स इज अनदर थिंग विच वी हैव बीन प्रोमोटिंग। उसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक, जो अच्छे वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स हैंगे, हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी अच्छी तरह की नई उभर के आ रहे थे और अभी भी हम देख रहे हैं सेल ऑफ में काफ़ी रेजिलियंस दिखा रहे हैं। सो दिस कुड बी वन सेक्टर विच कुड डू वेल। सो ये 4-5 सेक्टर्स हैंगे जो हमारे को लगता है कि वर्ष 2026 में could be outperforming sectors in spite of kind of sell off we are seeing. And other way around अगर हम बात करें कि कहाँ पर अभी भी रेड लाइंस है कि स्पाइट ऑफ सेल ऑफ, FMCG हमारे को लगता है कि अभी भी स्ट्रगल कर सकता है। ऑटोमोबाइल में जिस तरह का रन अप देखा गया था, हमको लगता है कि एक थोड़ा थमाव आ सकता है। रियल एस्टेट में बहुत सारे इश्यूज हैंगे, चाहे वो NRI की तरफ से ले हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को लेके हो, तो आई थिंक उसमें एक थोड़ा सा थमाव देखने को मिल सकता है। NBFC में मेरे को लगता है कि जिस तरह की रेसिंग चल रही थी उसमें थोड़ा थमाव देखने को मिल सकता है। सो दीज आर द ग्रीन एंड रेड काइंड ऑफ सेक्टर्स एंड स्टॉक्स जो हम अपने क्लाइंट्स को कह रहे हैं कहीं पर स्विचिंग कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अगर इस स्ट्रैटेजी से रहेंगे तो आई थिंक फिर भी आई थिंक स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस वी कुड स्टिल मेक रिटर्न्स विच कुड बी मच बेटर देन अ बैंक एफडी। जी बिल्कुल, आपने दरअसल ग्रीन लाइन ही बता दिया, रेड लाइन ही बता दिया, और सुनील जी आपके लिए तो येलो लाइन ही बचाए। नहीं भाई, येलो लाइन नहीं, मेरा सिंपल है, धुरंधर का डायलॉग है, नजर और सब्र, राइट। तो फोकस एंड विजन चाहिए कि भारत अल्टीमेटली बाउंस बैक करेगा, और सेकंड है पेशेंस। आपको नहीं, धुरंधर का एक और डायलॉग है सुनील जी, धुरंधर का एक और डायलॉग है कि जो घायल होता है वो ज्यादा हमलावर होता है। और हम घायल है तो घातक तरीके से वापस भी आएंगे, राइट। तो मेरा घातक तरीके से, तो मेरा जो पहले प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने कहा था उसी सलाह में दूंगा कि हर दिन 1% आपके कैश को डिप्लॉय कीजिए, राइट, नंबर 1। नंबर 2, एक महीने में क्या हुआ है, वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर का 14% गिरावट, बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर का 7-8% गिरावट। तो आज 20 दिन हुए हैं, अगर मेरी सलाह सुनी होगी, मैं पहले दिन से यही कहता आ रहा हूं, तो 20% अपना कैश आपने गिरते हुए मार्केट में डिप्लॉय किया होगा, उतना एवरेज हो चुका होगा। और अब के लिए मैं कहूंगा कि एक और फाइनल बात, कि वॉर शुरू होने से पहले आपकी पोर्टफोलियो कैसी थी, हर एक का अपने नजरिए से अलग होगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो भी, उस हिसाब से रेप्लिकेट कीजिए, कोई बदलाव मत कीजिए, बिकॉज गिरावट तो pretty much everything में हुआ है। जो कम गिरे हैं शायद वो कम बाउंस बैक होंगे, जो ज्यादा गिरे ज्यादा हो सकते हैं। तो आप इसको इस पैनिक ड्रिवन वॉर के टाइम में उसको बदलाव मत कीजिए। और सिंपल सी बात है, मार्च के पहले जो पोर्टफोलियो था February 25 को, उसी को हर दिन जो 1% की बात कर रहा हूं, उसी पोर्टफोलियो एलोकेशन में आप डिप्लॉय कीजिए, ताकि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में आपकी जो भी एसेट्स आप हैं उसका आप एवरेज करके और भी आपकी पोर्टफोलियो की रिटर्न फ्यूचर में बेहतर होगी। सिंपल सी बात, 1% द सेम पोर्टफोलियो बिफोर द वॉर और एंड ऑफ 3-4 मंथ्स लगेंगे, बिकॉज 20 दिन ही है मार्केट का हर महीने में ना। तो बिल्कुल, ये आप लोगों की सारी रणनीति मैं मान के चलता हूं कि हम लोग जो अगली बार शो कर रहे हो, तो ये उम्मीद करता हूं, मान के तो नहीं चलूंगा, ये उम्मीद करता हूं अगली बार शो कर रहे हो तो शायद वॉर खत्म हो जाए और फिर हम लोग की रणनीति पर और तेजी से आगे बढ़ा जाए, तो जो घायल है वो ज़्यादा घातक होगा, उसी तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। इसी के साथ शो को यहीं समेटने का वक्त आ गया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए, और आवाज़ अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।